Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today we will discuss a particular topic related to GS2, and that is governance and polity. So the topic is Rule of Law Index 2022. अब इस इंडेक्स में हमें जो चीज़ें देखनी है वो बस इतना देखना है कि इंडिया की रैंक क्या है, बिकॉज पॉलिटी से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें रूल ऑफ लॉ मेंशन करना है GS2 पेपर में, देन वी कैन पुट इट लाइक 77th रैंक 140 कंट्रीज में से है। तो 77/140 इस तरह से आप इसको नोट कर लें, और ये आंसर में लिखने के बहुत बढ़िया काम आएगा। ये इसको आप याद रखें, इंडिया की रैंक है। इंडिया को मैं तो अक्सर इसी तरह लिखता हूँ, एक सर्कल बना के उसको नीचे से कट लगा देते हैं। तो 77 आउट ऑफ 140 कंट्रीज इंडिया की रैंक रही है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में। ये आपको ध्यान रखना है। कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, WJP। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, बस आपको रैंक याद रहना चाहिए कि आधे से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो 70+7 77 रैंक है 140 में, ये आपको पता होना चाहिए। अब रूल ऑफ लॉ है, वो आपको मालूम है क्या होता है। तो इसके कुछ पैरामीटर्स है, इसको हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लें कि ये चीज़ें मेंस में किस तरह से पूछी जाती है। अब देखिए, एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। क्वेश्चन आपका है 2021 का क्वेश्चन है। वहाँ पे आपसे पूछा था कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी के ऊपर क्वेश्चन था, ये रहा 2021 का। और यहाँ पे क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स इसेंशियल फेसेट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। अब जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट किया कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी ना, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, रूल ऑफ लॉ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक ये भी टर्म होता है। एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ठीक है। एक होता है रूल बाई लॉ, रूल बाई लॉ। तो ये काफ़ी सारी टर्म होती हैं जो आप जब स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस को, देन यू काउंटर दीज टर्म्स। रूल ऑफ लॉ, रूल बाई लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। और ये सब टर्म जो है, इनमें डिफरेंस जो होता है वो आपको ध्यान में रखने लायक चीज़ होती है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है, ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि मॉरलिटी जो रियल लाइफ में होती है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते टाइम जो होनी चाहिए, वो होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। देन आप अच्छा आंसर इसमें लिख सकते थे। अभी यहाँ पे बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में चीज़ें थी, रूल ऑफ लॉ था। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी होता है कि लॉ के जो लॉ है वो सुप्रीम है, यही रूल ऑफ लॉ है। इसी को हम आगे चल के डाइसी ने जो कंसेप्ट दिए थे उसको वहाँ पे देखेंगे। इंडिविजुअल लिबर्टी है, राइट टू इक्वलिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, इसके साथ में आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है, सोशल जस्टिस है, इसके साथ में आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और आपका जो प्रियम्बल है। ये सारी चीज़ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में आती है। तो लॉ से रिलेटेड कितनी टर्म देखिए अभी हम डिस्कस करी, वो यहाँ पे भी आई है कि रूल ऑफ लॉ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है कि लॉ सबसे सुप्रीम होगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, इसका मतलब ये है कि यदि पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, ठीक है, जो लॉ के थ्रू कोई प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है, तो वो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी में आएगा। और दूसरा है आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करें तो मैंने यहाँ पे एक जो मेरे नोट्स है उसको भी क्लब किया है, एक पेज को यहाँ पे। तो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले देखते हैं। कल एक कैमरा मैंने यहाँ पे लगाया था, लेकिन कैमरे की वजह से साउंड में क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो काफ़ी इश्यूज आए थे। आप लोगों ने बताया था कमेंट करके कि आवाज़ जो है क्लियर नहीं आ रही है। तो वो चीज़ मैंने सुधार लिया है, लेकिन कैमरा उस वजह से हट गया है, तो ये सारी चीज़ें उसमें चैलेंज है। अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मैंने आज उसको PPT में लगाया है, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। और एक जगह से मैंने उसको क्लब भी किया अलग से, तो वहाँ से भी देखा है। तो अब देखिए लॉ जो है उसकी सबसे पहले ये नोट्स हैं, इसको हम देखेंगे। इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या है। अब रूल ऑफ लॉ जो है ना, ये आपका मालूम होगा एक डॉक्ट्रिन है जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ। और इसका जो ओरिजिन है वो इंग्लैंड से है। ये बेसिक चीज़ आपकी फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक था ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का, ठीक है। अब ये आपको बेसिक मालूम होता है। डाइसी ने अपनी जो बुक थी उसमें कंसेप्ट दिया था। उसमें बुक का नाम था द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि ये नाम याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो बस आप पॉइंट याद रखें कि उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ था। उसमें 3 इम्प्लीकेशंस उसके थे, मतलब 3 उसके कह सकते हैं कि टेनेंट्स थे। वो पहला था आपका एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, जिसमें ये कहा था कि नो मैन इज पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। और इससे रिलेटेड आपको एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन भी आपको याद आना चाहिए। आर्टिकल आपका 20 है जिसमें लिखा है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। उसका स्टेटमेंट आपको पढ़ दूँ
हालांकि कैमरा में आज नहीं लगा पाया, लेकिन मैं बताऊं कि इसमें लिखा हुआ है क्लॉज 1 में कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वॉल्यूशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस। और इसके साथ में ये भी कहा है कि नॉर बी सब्जेक्टेड टू ए पेनल्टी ग्रेटर देन दैट विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन को तभी पनिश किया जा सकता है यदि उसने लॉ को वायलेट किया है तो, और उसने लॉ को जितना वायलेट किया है उसी के बेस्ड पे उसको पेनल्टी मिलना चाहिए। उसने जो लॉ ब्रीच किया उससे ज़्यादा उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। और इसका ब्रीच जो आपको देखने को मिलता है इंडियन जुडिशरी, आपका जो कह सकते हैं इंडियन क्रिमिनल जो सिस्टम है उसमें, कि लोग अभी तक कन्विक्ट नहीं हो पाए हैं, अभी जेलों में बंद है, और उनको जितना एक्चुअल सजा मिलना चाहिए था, इम्प्रिजनमेंट मिलना चाहिए था, उससे ज़्यादा वो लोग वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट झेल चुके हैं। तो ये आपका आर्टिकल 20 का वॉयलेशन है, लेकिन ये चल रहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोटेक्शन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यही अपना आर्टिकल 20 में कहता है। जो इसका पहला है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। सेकंड आपका इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये भी मैंने आपको बताया इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको हम मेन टर्म लेके चलते हैं रूल ऑफ लॉ में। और थर्ड है आपका प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स के भी कुछ राइट्स होने चाहिए। और राइट्स आपके लीगल राइट्स हो सकते हैं, कस्टमरी राइट्स हो सकते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं। और ये तीन चीज़ों को आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो किसी दिन टॉपिक आएगा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, देन वी विल डिस्कस लेटर। ओके, अब आगे देखिए, इसमें लिखा है रूल ऑफ लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिलेशन है। बाकी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे कंटेक्स्ट में इसको हम देखेंगे कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। ठीक है, तो इसी से एक कंसेप्ट आता है जुडिशियल सुप्रीमेसी। जबकि हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। तो यहाँ पे इसकी बात करें तो वो देखिए दो तरह से लॉ हुआ, एक तो ब्रिटिश तरीके से हम लॉ को देखते हैं कि लॉ वहाँ पे कैसे चलता है, और अमेरिकन जो सिस्टम है वहाँ पे लॉ कैसे चलता है। तो हम जो है मोस्टली दोनों को कंबाइन करके फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आपको रूल ऑफ लॉ जो है इसका हमने जो मतलब लिया है वो है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये है। बाकी जो दूसरा डाइसी का जो कंसेप्ट था आर्बिट्रेरी पावर वाला, वो हमने आर्टिकल 20 में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इसके साथ में इसका मतलब ये है कि जो प्रिविलेजेस हैं वो एब्सेंस है। इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ तभी एस्टेब्लिश्ड हुआ है जब प्रिविलेजेस नहीं है। मतलब कोई आदमी कितना भी पावरफुल हो, कितना ही हाई प्रोफाइल हो, लेकिन लॉ के सामने, कानून के सामने वो सब इक्वल है। ये है। तो अमेरिकन कंसेप्ट को देख लीजिए, इससे ज़्यादा सिमिलरिटी अपने है। तो वो है कि कोर्ट की सुप्रीमेसी होती है। इसके साथ में लिमिट होती है पावर की, एग्जीक्यूटिव हो चाहे लेजिस्लेटिव पावर हो, वो सब लिमिटेड होती है। और जुडिशरी जो है, जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ये एक्चुअली उल्टा होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का मतलब है जुडिशियल सुप्रीमेसी है। ठीक है, इसके साथ में जुडिशरी चैलेंज कर सकती है आपका एग्जीक्यूटिव को, और लेजिस्लेचर को, दोनों को चैलेंज कर सकती है। जबकि इसी के अपोजिट में ब्रिटिश में देखें तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट ही सोवरेन है, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। ठीक है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं ब्रिटेन में, जबकि अमेरिका में फंडामेंटल राइट होते हैं, और इंडिया में भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जब अमेरिकन और ब्रिटिश और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंपैरिजन किया जाए तो आपको ये पॉइंट याद रहने चाहिए। बेसिकली आपका लॉ से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट की जो पावर्स है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ से पॉइंट काफ़ी मिल जाएंगे। आप बस दिमाग खोल के बैठे रहें और एक नोट कर ले चीज़ें, यदि आपके पास नहीं है तो, और यदि है तो उन्हें भी सामने खोल के रखें, कि ताकि आप अच्छे से उसको कंपेयर कर सकें। इसके साथ में ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे लीगल राइट है और कस्टमरी राइट्स है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि आप कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल रूल्स जो सेट हुआ था, ठीक है, वो जमींदारी प्रथा के ऊपर ही हुआ था। तो जमींदारी प्रथा आपको मालूम है कस्टमरी राइट्स पे ही चलती थी। तो ब्रिटेन में अभी भी कस्टमरी राइट्स हैं, जबकि अमेरिका जैसी कंट्री और इंडिया जैसी कंट्री में अभी कस्टमरी राइट्स नहीं है, प्रिविलेजेस अभी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन में जुडिशरी लॉ को चैलेंज नहीं कर सकती, सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्ट है उनको रिव्यू कर सकती है। जबकि लेजिस्लेशन ने जो एक्ट बना दिया वो वहाँ पे फाइनल है, बिकॉज जो पार्लियामेंट है वो आपकी सोवरेन है। ये आपको बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो जो लेजिस्लेशन है उसके एक्ट को वहाँ पे रिव्यू नहीं कर सकती, ये चीज़ है। जबकि एक स्टेटमेंट ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में वो है जो जजेस कहते हैं, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जस्टिस थे भगवती, पीएन भगवती शायद, उन्होंने स्टेटमेंट कहा था कि जजेस को सिर्फ उतना ही इंटरप्रेट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, वो फाउंडिंग फादर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जैसा चाहते थे, जैसा उन्होंने सिंपल, मतलब एक जनरल इंटरप्रिटेशन
लेना चाहिए। तो ये आपको ब्रिटिश लॉ अमेरिकन लॉ में मालूम होना चाहिए डिफरेंस। तो यहीं से आप देखिए कि जो ब्रिटिश वाला है ये है आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, वहाँ पे जो लॉ है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है, जैसे सीआरपीसी वगैरह है, ये चीज़ें चलती है। और हमने भी सेम चीज़ें वहाँ से एडोप्ट की है, एडोप्ट तो क्या एडोप्ट ही कर लिए, सेम ऐसा कैसा कॉपी कर लिया वहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ इवोल्यूशन भी इसमें हुआ है। जबकि ब्रिटिश जो आपका अमेरिकन टाइप का है ये आपका है, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वहाँ पे काम करता है, और थ्योरी ऑफ लॉ की जो है नेचुरल जस्टिस की, और यहाँ पे आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये चलता है। तो आपका बेसिक मालूम हो गया होगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। जो नेचुरल जस्टिस जो है, नेचुरल लॉ जो है उस पर, उसके प्रिंसिपल पे जो काम करे तो वो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहलाएगा। ठीक है, और इसके साथ में आपका नेचुरल लॉ आपके रिटर्न नहीं होते एक्चुअली। ठीक है, और इसके अलावा जस्ट लॉ होना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ जो है वो जस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिकॉज पार्लियामेंटेरियन है, आपकी जो लेजिस्लेचर है जो जैसा कानून बना देगी ब्रिटेन में तो वही चलेगा। अब वो जस्ट है चाहे नहीं है, इसको जुडिशरी जो है रिव्यू भी नहीं कर सकती है ब्रिटेन में, लेकिन इंडिया में कर सकती है। और वो इंडिया का इनोवेशन है कि बेसिक स्ट्रक्चर को डाल दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये इनोवेशन इंडियन जुडिशरी का है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आप मतलब समझ के होंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपकी नेचुरल लॉ की कंसेप्ट पे प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके साथ में जस्ट लॉ होना भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को दर्शाता है, और यही आपका रूल ऑफ लॉ यहाँ पे कंसेप्ट काम करता है, जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ है और एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अनजस्ट लॉ होगा तो जुडिशरी उसको क्वेश्चन कर सकती है। ये बेसिक टीनेट्स आपको मालूम हो गए होंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्लब किए थे, वो थे ये देखिए, हाँ, कि रिलीवेंस क्या है रूल ऑफ लॉ का, डेमोन्स्ट्रेटेड बाई एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिस। तो इससे मालूम होता है कि रूल ऑफ लॉ का रिलीवेंस क्या है। पहले देखिए कि सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो यहाँ से रूल ऑफ लॉ का जो आपका रिलीवेंस है वो मालूम होता है इन सारे जो प्रैक्टिस है इनको देखते हुए। लॉ जो है इज मेड बाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, मतलब आपका पार्लियामेंट जो है, आपकी स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो काफ़ी कानून बनाती है, और मेनली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो चेंजेस हैं, अमेंडमेंट है, वो पार्लियामेंट ही करती है। तो वो एक ओपन और ट्रांसपेरेंट तरीका है, तो इससे आपका रूल ऑफ लॉ का रिलीवेंस दिखता है। ऐसे ये पॉइंट है, आपको जल्दी से मैं रीड करूंगा, आप इनको देख लें। ये चीज़ आपको मालूम है, बस आपको एक साथ ही ये पॉइंट यहाँ पे मिल गए कि लॉ और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है इज सब्जेक्ट टू ओपन एंड फ्री क्रिटिसिज्म बाई पीपल। पीपल भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जुडिशरी उसको रिव्यू कर ही सकती है, और लॉ जो है वो अप्लाइड है इक्वली एंड फेयरली सो दैट नो वन इज अबव द लॉ, और यही आपका रूल ऑफ लॉ है। मैं बार बार रूल ऑफ लॉ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप रूल बाई लॉ को नहीं समझ ले यहाँ पे, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, क्योंकि रूल बाई लॉ जो है वो कह सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट करता है पीपल के बीच में, क्योंकि रूल ऑफ लॉ में लॉ सबसे सुप्रीम होता है। अगला पॉइंट है, लॉ इज कैपेबल ऑफ बीइंग नोन टू एवरीवन सो दैट एवरीवन कैन कंप्लाई। No one is subject to any action by a government agency other than in accordance with the law and model litigant rules. No one is subject to any torture. और any torture से रिलेटेड आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 20 जो है वो है आपका प्रोटेक्शन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ 4 ऑफेंसेस, जबकि आपका आर्टिकल 22 जो है 21 में आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और आर्टिकल 22 में आपका पर्टिकुलर वर्ड है वो है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, उसको बोलते हैं PAD, पैड से याद रखें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, रूल ऑफ लॉ को जस्टिफाई करती हैं, उसकी रिलेवेंस को बताती हैं। और लास्ट पॉइंट आपको ये भी देख लें कि नो वन कैन बी प्रोसिक्यूटेड सिविली और क्रिमिनली फॉर एनी ऑफेंस नॉट नॉन टू द लॉ व्हेन कमिटेड। ये सारी चीज़ें हैं। ये डबल जियो पार्टी वाला है, वो भी आपका रूल ऑफ लॉ का एस्टेब्लिश करता है कि एक ऑफेंस के लिए एक से डबल बार उसको इम्प्रिजनमेंट या सजा नहीं दिया जा सकता। ये सारी चीज़ें रूल ऑफ लॉ को जस्टिफाई करती हैं। तो ये पॉइंट मैंने एक साथ लिख दिया, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको आप कर लें, वो चीज़ आप आराम से कर लेंगे। और रूल ऑफ लॉ में रिफॉर्म्स की बात जब चलती है तो उसके रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ हो सकती है कि कोर्ट रिफॉर्म्स कर सकता है। कोर्ट रिफॉर्म्स कर सकता है मतलब कोर्ट की जो इफिशियंसी है वो रूल ऑफ लॉ का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिफॉर्म करने में, क्योंकि जो फंडामेंटल एस्पेक्ट जो है रूल ऑफ लॉ का वो जुडिशरी के एग्जिस्टेंस में ही है। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बात हो, ट्रांसपेरेंसी हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो भी इंस्टॉल किया जा सकता है ग्रेटर पब्लिक एक्सेस के लिए। और अभी रिसेंट की जो एग्रेसिव जुडिशियल एक्टिविज्म के जो केसेस हैं, जो आपके इंस्टेंसेस हैं, वो एक एफर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के इंडिया में रूल ऑफ लॉ जैसी सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने में। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। लीगल रूल्स बनाना भी आपका एक तरीके से रूल ऑफ लॉ रिफॉर्म्स का एक कंपोनेंट है। और लास्ट पॉइंट आपका इंस्टीट्यूशनल इनकरेजमेंट ऑन द ग्लोबल लेवल, वो उससे भी आपका रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश होता है कंट्रीज में जो पुअर है,
अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। आपको मालूम होगा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो अपनी ग्रांट देती हैं कंट्रीज़ को, तो वहाँ पे उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो जब से ये बने हैं तो 1990s के बाद में, मतलब 1990 से इन्होंने ज़्यादा ग्रांट देना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले आपको मालूम होगा वर्ल्ड बैंक जब बना था तो उसका इनिशियल मोटिव था कि यूरोपियन कंट्रीज़ का रिकंस्ट्रक्शन था, रिस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं, मतलब जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था उसके इम्पैक्ट को पहले ठीक करना था। ठीक है, अब इन्होंने कंडीशनिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट देना चालू किया 1990s के बाद में, फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन रिसिपेंट कंट्रीज। अब जो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेंगी वो कंट्री या तो डेवलपिंग कंट्री थी या अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग है, वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड होता था, उसके लिए एड दी जाती थी आईएमएफ द्वारा, अभी भी दी जाती है। लीगल इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक एंड लीगल एजुकेशन है, उसको प्रमोट करने के लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स उस कंट्री में लाए जाए, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी वहाँ पे सेट किया जाए। और इसके साथ में कंडीशनिंग जो फंड्स की है, वो वहाँ पे रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए भी वहाँ पे एड दिया जाता है। वो जो फंड है वो इसी कंडीशन के साथ वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इससे क्या होगा आपका, देखिए इससे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशंस जो है एक रूल ऑफ लॉ के चैंपियन की तरह काम कर रहा है, तो ये एक तरीके से व्हीकल की तरह काम करेगा ताकि मोर सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा सके, और एज ए ग्लोबल लेवल पे आपका इंकरेजमेंट हो सके इंस्टीट्यूशंस का रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, ये कंक्लूजन के फॉर्म में मैंने वर्ड लिखे हैं, आप यहाँ से लिख लें, या फिर आप जहाँ से तैयार कर रखा है क्वेश्चन वहाँ से उसको तैयार कर लें और अपना आंसर तैयार करके रखें पहले से मेंस के लिए, क्योंकि ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है तो इनको आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंडेक्स था, उसमें 4 पॉइंट आपके और देख लें हम कौन कौन से हैं, तो 4 पॉइंट वहाँ पे देखिए आप, ये देखिए 4 पॉइंट लास्ट के जो है वहाँ पे, कि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं रूल ऑफ लॉ के। अकाउंटेबिलिटी है, जस्ट लॉ है, मैंने आपको बताया जस्ट लॉ, उसको चेक कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। द लॉ विच इज क्लियर, पब्लिसाइज्ड, स्टेबल एंड अप्लाइड इवनली, मतलब उसको तरीके से उसको अप्लाई किया जा सके, और इसके साथ में वो राइट्स की इंश्योरिटी हो, तो वो जस्ट लॉ कहलाएगा। अकाउंटेबिलिटी आपको मालूम ही है कि जो रूल कर रहा है वो अकाउंटेबल होगा पब्लिक के लिए। और ओपन गवर्नमेंट का मतलब है एक्सेसिबल होगा, फेयर एंड एफिशिएंट प्रोसेस होंगी, बाय विच द लॉ इज अडॉप्टेड, एडमिनिस्ट्रेड, एजुकेटेड, एडजुडिकेटेड एंड इन्फोर्स्ड। ये वर्ड याद रख लें आप, एडॉप्टेड, एडमिनिस्ट्रेशन, एडजुडिकेशन और इन्फोर्समेंट, ये सब चीज़ें जहाँ पे होंगी तो वो गवर्नमेंट जो है आपकी ओपन गवर्नमेंट की तरह काम कर सकती है, एक्सेसिबल, फेयर और एफिशिएंट प्रोसेस को जो है वो अप्लाई कर सकती है। इसके साथ में एक्सेसिबल एंड इम्पार्शियल जस्टिस जो है, ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक कंपलसरी आपका प्रिंसिपल हो सकता है रूल ऑफ लॉ के लिए, जिसको फॉलो किया जाता है इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में। और एक्सेसिबल एंड इम्पार्शियल जस्टिस के साथ में आपका टाइमली जस्टिस डिलीवरी है बाय कंपिटेंट, एथिकल एंड इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड न्यूट्रल पार्टीज हु आर एक्सेसिबल, हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज एंड रिफ्लेक्ट द मेकअप ऑफ द कम्युनिटीज दे सर्व। जिस कम्युनिटी को जो सर्व करती हैं, जो सर्विस देती है, उनकी जो कह सकते हैं कि जो भावनाएं हैं उनको वो सर्व करे, शो करे, रिफ्लेक्ट करे, तो वो आपकी जो कंट्री है अकाउंटेबिलिटी, जस्ट लॉ, ओपन गवर्नमेंट और एक्सेसिबल एंड इम्पार्शियल जस्टिस जैसी कंडीशंस को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी में काफ़ी बन रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो आप इसको भी तैयार करके रहें। बस आपको यहाँ से याद करना था इस न्यूज़ से, वो है आपका 77/140, मतलब 77th रैंक है इंडिया की 140 कंट्रीज में से। टॉप कौन करेगा आपको पता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज करती हैं, तो डेनमार्क आप याद रखें, डैन से लॉइन से याद रख लें, लॉइन की डैन, डैन से डेनमार्क, और आपका रूल जो होता है वो लॉइन का होता है। जैसे भी आपका नेमोनिक्स हो, जैसे भी आपका दिमाग लगे, जैसे काम कर सकते हैं आप, इस चीज़ को याद रख लें। इंडिया का रैंक जरूर याद रखें, और यदि रह सके तो ये भी नोट कर लें कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है उसने रिलीज किया है 2022 के लिए। चलिए, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सेशन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिपरेशन तैयार रहे, मेंस के लिए प्रिपरेशन को टाइट रखें, बिल्कुल भी मस्ती ना करें, शादी आने वाली है तो उसमें भी ज़्यादा बिजी ना हुए। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें।